एक ऐसी सजा जहां पर काफी नीचे गिरे हुए अपराधियों को भेजा जाता था, जहां से बाहर आना तो दूर कोई अपराधी भागने की सोचता तक नहीं था। उन्हीं में से वो 4 अपराधी भी थे जिनके सामने खतरनाक से खतरनाक जेल कुछ भी नहीं थी। अब आप सोच रहे होंगे कि वे अपराधी आखिर हैं तो इंसान ही, वह कैसे कड़ी सिक्योरिटी और खतरनाक सुरक्षा के बाद भी हर जगह से भाग जाया करते थे। तो चलिए जानते हैं उन 4 अपराधियों के बारे में। दोस्तों वीडियो पूरी जरूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके इनकी कहानी। इन कैदियों का नाम जॉन और क्लैरेंस था, जो दोनों भाई थे। जॉन और क्लैरेंस के 2 दोस्त थे जिनका नाम मॉरिस और एलन था। दरअसल इन चारों की जेल यानी कोठरियां आसपास में थी, इतनी करीब कि वे चारों आसानी से बात कर पाते थे। वे हमेशा जेल से भागने के बारे में सोचते रहते कि जेल से कैसे भागा जाए, और उन्हें जेल से भागने के लिए कई तरहों के साधनों के साथ ही खतरों से खेलने का हौसला चाहिए था, क्योंकि पहले जिन कैदियों ने भागने की कोशिश की थी उनमें से कुछ को गोली मार दी गई थी। उन चारों में से मॉरिस एक बड़ा अपराधी था और वह पहले भी एक जेल लुइसियाना से भाग चुका था, और साथ ही एल्कैट्राज़ में आज से पहले भी कुछ वक्त पहले कैदी रह चुका था। इसीलिए यह जेल की बनावट से वाकिफ था। इतना ही नहीं, उसी ने बाकी तीनों को साथ लेकर भागने की साजिश का मास्टर प्लान तैयार किया था, और मॉरिस को इस जेल से भागने के लिए असल में मदद चाहिए थी। वह अकेले भागने की साजिश नहीं रच सकता था। तभी एंगलिन यानी उन 2 भाइयों को उसने अपना साथी बनाया था, और एंगलिन ब्रदर्स दोनों ही बचपन से अच्छे तैराक रहे थे, और अब तक उन्हें नहीं पता था कि उनकी यही काबिलियत जेल से भागने में बड़ी मदद साबित होने वाली थी। अब फ्रैंक ने प्लान बना दिया था, लेकिन अब थी उसको अंजाम देने की बारी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ था एल्कैट्राज़ जेल, जो एक टापू पर कुदरती तौर पर बना हुआ था। इसके चारों ओर पानी था जिसे पार करना किसी इंसान के लिए लगभग नामुमकिन था। यह जेल खनिजों की खान से बना हुआ था, और इसमें रह रहे कैदियों को खान में काम करने के लिए ले जाया जाता था। वहीं इन चारों कैदियों को खनिजों में काम के लिए जाना एक लौता मौका था, जहां से इन चारों को अपनी जरूरत की चीजें जुटानी थी, लेकिन सिक्योरिटी से बचकर। और मैं बता दूं कि वहां के सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को कैदी के किसी भी अजीब बर्ताव पर गोली मारने के आदेश मिले हुए थे। और बात है साल 1962 की, जब मॉरिस, एंगलिन ब्रदर्स और उनका चौथा साथी एलन प्लान बना रहे थे। तब इस टापू पर इस जेल के लोगों के अलावा कोई नहीं था, और था तो सिर्फ 2-3 किलोमीटर का पथरीला इलाका, और उसके बाद हर तरफ समुद्र। यहाँ से भागने की कोशिश करने का मतलब था अपनी जान को जोखिम में डालना, और अगर उनकी कोई तरकीब फेल होती तो चारों को पता था कि उन्हें गोली भी मारी जा सकती है। और शुरू हुआ उनका जेल से भागने का सफर। एंगलियन ब्रदर्स ने मुखौटे और पुतले बनाने का काम अपने हाथ में लिया, जिन्हें कुछ इंसानों की तरह बनवाया गया था। पुतले बनवाने के लिए वे रोज जेल में कैदियों के कटे हुए बालों से गुच्छा बनाकर पुतले को भरते थे। इसके साथ ही साथ उनमें कुछ कागज और लकड़ियों की मदद से पुतले बनाए जाते थे। और मॉरिस ने जेल में खराब पड़े म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अकॉर्डियन को ठीक करने का जिम्मा लिया, और साथ ही सबने मिलकर रेनकोट से चुराने का काम हाथ में लिया था, जिससे मॉरिस एक ऐसी चीज बनाने वाला था जो हवा की मदद से पानी में तैर सके, और एलन का काम बाकी तीनों की मदद के लिए सामान जुटाने का था। और साथ ही साथ उन्होंने जेल में चमची और बटर नाइफ जैसे बर्तन को भी चुराया। और मैं बता दूं कि जेल में पानी की सप्लाई के लिए पाइपों के जरिए समुद्र का खारा पानी बहता था। ये पाइप हर एक बैरक से होकर गुजरती थी। ये खारे पानी के कारण दीवारों का उतना हिस्सा थोड़ा कमजोर हो चुका था। मॉरिस को ये बारीकियां पता थी, इसीलिए उसने बाकी तीनों को अपनी अपनी कोठरी में पाइप वाले हिस्से की तरफ से एक छेद बनाने को कहा, जो सीधे जेल के बाहर जाने का रास्ता था। अब चारों रोजाना 3 से 4 घंटे छोटी छोटी चमचों जैसे बर्तन से काफी मोटी दीवार को तोड़कर छेद बनाने का काम करते रहे।
इस काम के दौरान मॉरिस पूरे शोर के साथ अकार्डियम बजाता या उसमें ठोक पीट का काम करता था ताकि पहरेदारों को छेद किए जाने की आवाज ना आए। छेद इतना बड़ा बनाना था कि एक पूरा आदमी छेद के बाहर निकल सके। मॉरिस को पता था कि इन बैरकों के पीछे जिम है और वे उस जिम की छत पर निकल सकते थे और छेद के जरिए वहां से काफी आसानी से भागा जा सकता था। बात है मई 1962 की। एंगलिन ब्रदर्स और मॉरिस के बैरकों में छेद पूरी तरह तैयार हो चुके थे। अब इन छेदों की मदद से मॉरिस और किसी एक एंगलिन भाई के साथ बाहर की यानी जंगल जिम की छत पर निकलता और रेनकोट्स और अकार्डियम की मदद से वो खास स्पॉट तैयार करता। इस बीच बाकी दो का काम ये होता था कि वो पहरेदारों पर नजर रखने के साथ ही छेदों को कायदे से ढांक कर रखे और कोठरी में इंसान जैसे दिखने वाले पुतलों को इस तरह रख दे कि पहरेदारों की नजर पड़े तो किसी को शक न हो। अब जून 1962 की वह रात आ ही गई जब चारों को भाग जाना था और साथ ही कुछ देर के लिए बिजली चले जाने का फायदा भी चारों को मिला। चारों को अपनी कोठरियों के छेदों से बाहर निकलना था, लेकिन एलन अपने कोठे के छत में अटक कर रह गया क्योंकि छेद के आकार का उसका अंदाजा गलत साबित हुआ। कुछ सेकंड एलन की मदद करने के बाद तीनों को समझ में आ गया कि एलन का इस छत की छेद में अटक जाना खतरा साबित हो सकता है और तीनों एलन को छोड़कर आगे बढ़े और कहा, सॉरी एलन, तुम्हारी बदनसीबी के चक्कर में हम अब वापस नहीं लौट सकते। हमें उम्मीद है कि तुम समझोगे और हमारी मदद ही करोगे। एलन के मन में एक बार यह ख्याल आया कि वो चीख चिल्लाकर पहरेदारों को बुला ले और तीनों को भागने से रोक ले, लेकिन फिर उसने इरादा बदल दिया और कहा, खुश रहो दोस्तों, तुम्हें आज़ादी मुबारक हो। मेरी बदनसीबी कि मैं यहीं तक तुम्हारा साथ दे सका। और रात के वक्त तीनों जेल से भाग चुके थे और पहरेदारों से नजर चुराने के बाद करीब 11:30 बजे अपनी बनाई नाव के जरिए समुद्र में उतर चुके थे। उधर सुबह तक जेल के किसी पहरेदार या अफसर को इसकी भनक नहीं थी। सुबह तक एक गार्ड ने एलन को एक छेद में फंसे और जूझते देखा। तब उसने सायरन बजाकर सबको अलर्ट किया। किसी तरह एलन को इस छेद से निकाला गया और उसके बाद एलन ने जेल प्रशासन की मदद करते हुए पूरी कहानी बयान की। फौरन बाद भागे हुए तीनों कैदियों की तलाश शुरू हुई। जेल के आसपास और समुद्र में खोज के दौरान कुछ नहीं मिला। जेल के अफसरों को हैरानी इस बात की भी थी कि समुद्र के बेहद ठंडे पानी में कोई भी 20 मिनट से ज्यादा तैर नहीं सकता था। अफसर ये भी मान रहे थे कि जो नाव तीनों ने बनाई थी वो ज्यादा देर समुद्र में तैर नहीं सकती थी। काफी वक्त तक तलाश चली, लेकिन पानी में या फिर टापू के किनारे कहीं भी कोई सुराग नहीं मिला था। केस FBI के पास था। सालों तक छानबीन चलती रही और 15 सालों से लंबी जांच के बाद FBI ने 70 के दशक में ये केस ये कहकर बंद कर दिया कि वो तीनों कैदी समुद्र में डूबकर मर गए। फिर 2015 में एक डॉक्यूमेंट्री सामने आई जिसमें दावा किया गया कि तीनों भागने में कामयाब हुए थे। असल में इस डॉक्यूमेंट्री में अल्कैट्राज़ जेल से भागे दो एंगलिन भाइयों के तीसरे भाई रॉबर्ट ने 2013 में मरते वक्त सच का खुलासा करते हुए बयान दिया, जिसमें उसने बताया था कि उसके दोनों भाई जिंदा थे और सालों से वह उसके संपर्क में थे। लेकिन क्या रॉबर्ट का बयान ही वो सबूत था जिससे यह मान लिया जाता कि तीनों जिंदा रहे थे? इस दौरान जब कई तरह की अफवाहें और खबरें उड़ने लगी, तब एक चिट्ठी का खुलासा हुआ और जेल से भागे जॉन एंगलिन ने अपने भाई रॉबर्ट को लिखी थी। इस चिट्ठी में जॉन ने कुछ जानकारियां दी थी, जैसे 1962 में वो तीनों अल्कैट्राज़ जेल से भाग गए थे। तीनों समय समय पर एक दूसरे को खबर दे रहे थे। जॉन ने बताया कि मॉरिस 2008 में मरा था और उसका भाई क्लैरेंस साल 2011 में। जॉन ने यह भी लिखा था कि वो चिट्ठी लिखते वक्त 83 साल की उम्र में नॉर्थ डकोटा के विनोड इलाकों में रहते हुए कैंसर से जूझ रहा था। फिर लंबे वक्त तक जांच चलने के बाद कहा गया कि कोई सबूत इतना पुख्ता नहीं मिला जिससे साबित हो सके कि ये चिट्ठी जॉन ने लिखी थी। अल्कैट्राज़ जेल को 1963 में बंद कर दिया गया, जो कि आज भी पहेली है।